हेलो दोस्तों आज हम बात करेंगे 5 टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स के बारे में। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन से 5 म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने पिछले 10 सालों में सबसे अच्छी रिटर्न दी है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखनी है, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है म्यूचुअल फंड्स को खरीदने की, क्योंकि ये अलग अलग रिस्क के अलग अलग कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने सबसे अच्छी रिटर्न दी है। ये वीडियो मैं सिर्फ आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता हो कि वो कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने 10 सालों में सबसे अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहला फंड है जिसने पिछले 10 सालों में सबसे अच्छी रिटर्न दी है, वो है मोतीलाल ओसवाल का नेस्डेक 100 ईटीएफ। तो ये एक इंटरनेशनल ईटीएफ है और ये जो पैसा है अपना वो नेस्डेक 100 की कंपनीज में लगाता है, यानी कि नेस्डेक 100 इंडेक्स जो यूएस में है वो जितनी रिटर्न दे रहा है उसके आसपास की रिटर्न इस ईटीएफ ने भी जनरेट करके दी है। इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट अगर हम देखते हैं 5,000 करोड़ से ज़्यादा का हो चुका है और इसकी एक्सपेंस रेशियो 0.56% है। और दोस्तों अगर मैं इसकी कंपनीज पे बात करता हूँ तो 100 कंपनीज इसमें रहती हैं और टॉप 10 कंपनीज अगर हम देखते हैं तो एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, टेस्ला, गूगल, फेसबुक जैसी कंपनीज यहाँ पर आपको दिख रही हैं। तो जो आज के टाइम में टेक्नोलॉजी सेक्टर की मेन कंपनीज हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो सारी इसमें दिख रही हैं आपको। जो ये 100 कंपनीज का इंडेक्स है इसमें मेजरली सारी नॉन फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं और कम से कम 50-60% एलोकेशन जो है वो टेक्नोलॉजी सेक्टर में है। तो वो इसके टॉप 10 में दिख रहा है। ऑलमोस्ट सारी ही कंपनी टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनीज यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। और दोस्तों अगर हम इसकी रिटर्न पे बात करते हैं तो अगर आपने 10,000 रुपये इस फंड में लगाए होते 5 साल पहले तो वो 10,000 रुपये आपके 37,000 के आसपास हो गए हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपने 10,000 रुपये इस फंड में 10 साल पहले लगा दिए होते तो वो पैसा इस फंड ने आपका 10 गुना कर दिया है। जी हाँ, 10,000 रुपये आपके लगाए हुए इस फंड ने 1 लाख रुपए से ज़्यादा बना दिए। तो बहुत अच्छी रिटर्न इसने आपको जनरेट करके दी है। वहीं दोस्तों अगर हम एसआईपी में देखते हैं तो अगर आपने 1,000 रुपये पर मंथ की एसआईपी इसमें शुरू कराई होती तो 10 सालों में 1,20,000 की लागत आपकी इसने 4,84,000 के आसपास बना दी है। 4 गुना इसने आपका पैसा कर दिया है 10 सालों में अगर आपने एसआईपी से थ्रू पैसा लगाया होता। तो आप यहाँ पर देखकर सोचिए कि 1,000 रुपये पर मंथ 10 सालों में आपने लगाए होते तो 5 लाख रुपए वो आपके बन गए हैं। कितने ज़्यादा रिटर्न्स इसने जनरेट करके दिए है। और मैं इसलिए आपको हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपको इंटरनेशनल फंड में इन्वेस्ट भी करना है तो किसी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो भी आप अच्छी रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर हम दूसरे फंड पे यहाँ पर बात करते हैं तो दूसरा फंड आ जाता है टेक्नोलॉजी सेक्टर का फंड, आईसीआईसी प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड। तो ये जो फंड है ये टेक्नोलॉजी सेक्टर की कंपनीज में अपना मेजर पैसा लगाता है और इसका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है ये 6,000 करोड़ से ज़्यादा का हो चुका है। और अगर हम इसकी एक्सपेंस रेशो पे बात करें 0.79% की एक्सपेंस रेशो ये फंड अपने इन्वेस्टर से चार्ज कर रहा है। और दोस्तों अगर हम इसकी मार्केट कैप वाइज एलोकेशन यहाँ पर क्विकली देख लेते हैं तो हालांकि सेक्टर वाइज अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो इसने मेजरली टेक्नोलॉजी सेक्टर में पैसा लगाया होगा, लेकिन यहाँ पर इसके पास पूरी आज़ादी होती है कि ये लार्ज, मिड और स्मॉल कैप किसी भी मार्केट कैप की कंपनी में कितना भी पैसा लगा सकता है। तो इसने मेजरली 67% पैसा लार्ज कैप कंपनीज में लगाया हुआ है और मिड कैप और स्मॉल कैप में इसने 25% के आसपास यहाँ पर मिलाकर पैसा लगाया हुआ है। वहीं अगर हम सेक्टर एलोकेशन बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी सेक्टर मेन है 75%, उसके अलावा सर्विस कम्युनिकेशन के छोटे मोटे यहाँ पर एलोकेशन आपको देखने को मिल रहे हैं। और दोस्तों अगर हम कंपनीज की बात करें तो सारी टॉप 10 में मेजरली आपको टेक्नोलॉजी कंपनीज ही मिलेगी। यहाँ पर अगर आप भारतीय एयरटेल और आईआरसीटीसी जैसी कंपनी को छोड़ दें तो उसके अलावा सारी कंपनी आपकी टेक्नोलॉजी कंपनीज है, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, टीसीएस, परसिस्टेंट सिस्टम। तो ये सारी कंपनीज बहुत ज़्यादा अच्छी रिटर्न्स जनरेट कर रही है। और टेक्नोलॉजी सेक्टर दोस्तों हमने कई बार डिस्कस किया है, आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि ये इकलौता सेक्टर है जो बहुत अच्छी रिटर्न्स आपको जनरेट करके देने वाला है अगर आप सेक्टोरल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। और यही बात हम लगभग 1 साल से डिस्कस कर रहे हैं और 1 साल में भी इस सेक्टर ने बहुत अच्छी रिटर्न्स दी हैं। तो सबसे ज़्यादा एलोकेशन इन्फोसिस में आपको दिख रहा है 19% के आसपास। वहीं दोस्तों अगर हम इसकी रिटर्न्स पे यहाँ पर बात करते हैं तो अगर आपने 10,000 रुपये इस फंड में लगाए होते
5 साल पहले तो वो 10,000 रुपये इसने आपके 43,000 के आसपास बना दिए हैं। और दोस्तों अगर आपने इस फंड में 10 साल पहले 10,000 रुपये लगा के छोड़ दिए होते तो इस फंड ने भी लगभग आपका वो पैसा 1 लाख रुपए के आसपास बना दिया। 95,000 रुपीज़ की वो लागत ये इसने आपकी बना दी है। 25% आप सोच के देखिए, 25% की रिटर्न पिछले 10 सालों में इसने एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया है, यानी कि हर साल 25% की रिटर्न। तो रिटर्न इसने बहुत अच्छी दी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है कि रिस्क यहाँ पर ज़्यादा होता है इन सभी फंड्स में जिन्होंने अच्छी रिटर्न दी है, इसलिए ये रिटर्न भी ज़्यादा जनरेट कर पा रहे हैं। वहीं अगर हम एसआईपी पे बात करें तो अगर आपने 1,000 रुपये पर मंथ से एसआईपी कराई होती तो 10 सालों में आप देखिए सिर्फ आपकी 1,000 रुपये पर मंथ की एसआईपी यहाँ पर 5 लाख से ज़्यादा रुपए आपके इन्वेस्टेड बना दिए हैं। तो इसलिए दोस्तों बोला जाता है कि लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड्स में अच्छी वेल्थ क्रिएट हो सकती है अगर आप अपने रिस्क के हिसाब से फंड चुने। तो यहाँ पर वो चीज़ दिख रही है कि ये फंड्स बहुत अच्छे वेल्थ क्रिएटर हैं पिछले 10 सालों में, और यहाँ पर आप देखेंगे 5 लाख से ज़्यादा की रिटर्न यहाँ पर बना दी है। वहीं दोस्तों तीसरे फंड पे अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो तीसरा फंड आ जाता है एसबीआई स्मॉल कैप फंड। ये एक स्मॉल कैप कंपनीज में पैसा लगाने वाला फंड है और इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट 10,000 करोड़ से ज़्यादा का चल रहा है और एक्सपेंस रेशियो इसकी 0.82% के आसपास है। तो ये भी एक काफ़ी पुराना फंड है जो काफ़ी लगातार अच्छी रिटर्न्स दे रहा है। अगर हम इसकी मार्केट कैप वाइज एलोकेशन पे सबसे पहले यहाँ पर बात कर लें तो ये मेजरली अपना पैसा स्मॉल कैप में ही यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन अच्छी खासी एलोकेशन मिड कैप कंपनीज में भी है 40% के आसपास, यानी कि ये रिस्क थोड़ा अपना कम करके चलने की कोशिश करता है मिड कैप कंपनीज में 40% पैसा लगाकर। और दोस्तों ये चीज़ मैंने आपको कई बार बताई है जब भी हम स्मॉल कैप फंड के रिव्यू करते हैं कि अगर कोई फंड अपने एक पर्टिकुलर सेक्टर पे बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगा रहा है तो ये इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी बात है कि वो बहुत ज़्यादा ओवर रिलाई करके नहीं चल रहा है किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर पे। तो ये अच्छी चीज़ यहाँ पर इस फंड की भी दिख रही है। कंज्यूमर ड्यूरेबल में 15%, उसके अलावा कंस्ट्रक्शन, केमिकल इंजीनियरिंग और एफएमसीजी सेक्टर में इसने 10-11% के आसपास पैसा लगाया हुआ है। वहीं दोस्तों अगर हम कंपनीज पे यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर कंपनीज में भी वही चीज़ हमें दिख रही है कि किसी एक पर्टिकुलर कंपनी में इसने बहुत ज़्यादा एलोकेशन नहीं किया हुआ है। सबसे ज़्यादा एलोकेशन इसने कार्बोरंडम यूनिवर्सल में किया हुआ है 4.5% के आसपास। उसके अलावा हेडसन एग्रो प्रोडक्ट्स में 4%, ब्लू स्टार में 3.5%, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज में भी 3.5%। उसके अलावा एलगी इक्विपमेंट, वी गार्ड इंडस्ट्रीज जैसी कंपनीज यहाँ पर आपको देखने को मिल रही हैं। तो ये फंड एक कंसिस्टेंट फंड है जो बहुत लंबे टाइम से आपको अच्छी रिटर्न्स जनरेट करके दे रहा है। लेकिन अभी रिसेंटली अगर आप देखेंगे 1-2 सालों में ये थोड़ा अंडर परफॉर्म अपने सेक्टर को करने लगा है। वहीं दोस्तों अगर यहाँ पर हम रिटर्न्स की बात करते हैं तो 10 साल पहले अगर आपने इस फंड में 10,000 रुपये लगाए होते तो यहाँ पर भी आपका जो पैसा है वो 1 लाख रुपए के आसपास जनरेट हो गया है। तो ये जितने भी फंड्स हमने अभी तक देखे ये 25-26% के आसपास की रिटर्न पिछले 10 सालों में जनरेट कर रहे हैं। और आपको एक चीज़ यहाँ पर याद रखनी है कि ये रेगुलर प्लान्स है, क्योंकि जो इन सभी फंड्स के प्लान्स थे वो डायरेक्ट में वो 2013 से शुरू हुए थे। तो ये वो फंड्स हैं जो रेगुलर प्लान में इतनी अच्छी रिटर्न दे रहे हैं। तो अगर डायरेक्ट प्लान होते इनके 10 साल पहले से तो मुझे लगता है 1-1.5% की रिटर्न और ज़्यादा इसमें आपको देखने को मिल जाती। वहीं दोस्तों अगर हम एसआईपी पे यहाँ पर बात करते हैं तो एसआईपी में भी अगर आपने 1,000 रुपये पर मंथ से एसआईपी कराई होती तो 5 सालों में 60,000 की आपकी लागत लगभग डबल हो गई है 1,20,000। वहीं 10 सालों में दोस्तों वही लागत आपकी 5 लाख रुपए के आसपास हो गई है, यानी कि 1,20,000 की टोटल आपकी लागत 5 लाख रुपए के आसपास, 4 गुना इसने आपका पैसा कर दिया है। तो दोस्तों रिटर्न्स यहाँ पर बहुत अच्छी आपको देखने को मिल रही है एसआईपी में भी और वन टाइम इन्वेस्टमेंट में भी। लेकिन अभी तक जो हमने 3 फंड्स देखे हैं तीनों ही फंड्स वेरी हाई रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स के लिए सुटेबल हैं। आज हम देख रहे हैं 10 सालों में मुड़ के तो इनकी रिटर्न्स बहुत अच्छी दिख रही हैं। लेकिन यहाँ पर आपको इन फंड्स में एक टाइम ऐसा भी देखने को मिला होगा जब इन्होंने नेगेटिव रिटर्न्स दी होगी, लगातार 1-2 सालों तक इन्होंने नेगेटिव रिटर्न दी होगी। लेकिन उस पीरियड को जो झेल गया इन्वेस्टर वही आज इतनी अच्छी वेल्थ क्रिएट कर पाया होगा इन फंड्स में, क्योंकि इनका जो रिस्क है वो वेरी हाई रिस्क है। वॉलेटिलिटी भी इन फंड्स में ज़्यादा रहती है इन कंपेरिजन टू लार्ज फंड्स।
तो अब दोस्तों अगर हम चौथे फंड की बात करते हैं तो चौथा फंड भी एक स्मॉल कैप फंड है, निपन इंडिया स्मॉल कैप फंड। ये भी एक काफ़ी पुराना फंड है और अगर हम इसके एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 17,000 करोड़ से ज़्यादा का इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट इस वक्त हो चुका है, क्योंकि ये फंड काफ़ी पुराना फंड है। आज से 10-12 साल पहले अगर हम जाकर देखेंगे तो SBI स्मॉल कैप, निपन इंडिया स्मॉल कैप, इसके अलावा 2-4 और स्मॉल कैप फंड्स थे जो उस टाइम से आज तक टिके हुए हैं। तो उनका रीज़न यही है कि ये लगातार बहुत अच्छी रिटर्न्स जनरेट कर पा रहे हैं और ये रिटर्न्स जनरेट कर रहे हैं इसलिए इनके पास एसेट अंडर मैनेजमेंट भी आ रहा है। तो एसेट अंडर मैनेजमेंट इसका ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन एक्सपेंस रेशो 0.87% है। तो एक्सपेंस रेशो और एसेट अंडर मैनेजमेंट दोनों ही SBI स्मॉल कैप और निपन इंडिया स्मॉल कैप का यहाँ पर ज़्यादा दिख रहा है। वहीं अगर दोस्तों हम इसकी मार्केट कैप एलोकेशन यहाँ पर देख लें तो इसने भी रिस्क अपना मैनेज किया हुआ है। आप देख सकते हैं लार्ज कैप कंपनीज में 8% पैसा लगाया हुआ है, मिड कैप कंपनीज में 41% और स्मॉल कैप में 48%। दोस्तों इसका एक रीज़न ये भी है कि ये जो फंड्स हैं इनका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है ये बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो इसकी वजह से जो उनके पास एक एक्स्ट्रा पैसा है उनको लार्ज कैप और मिड कैप कंपनीज में लगाना ही पड़ता है, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनीज में उतनी कैपेसिटी नहीं है कि ये 15 से 17,000 करोड़ तक का जो पैसा है ये स्मॉल कैप कंपनीज में लगा सकें। तो इनको मिड कैप और यहाँ पर आप देखेंगे लार्ज कैप कंपनीज में पैसा लगाकर उस पैसे का सही इस्तेमाल करना ही पड़ता है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो कंपनी के जब एसेट अंडर मैनेजमेंट बढ़ने लगता है स्पेशली स्मॉल कैप फंड्स का, तो वहां पर रिटर्न होने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि उनको लार्ज कैप कंपनीज में भी अपना पैसा लगाना पड़ता है। लेकिन इस फंड के साथ ऐसा नहीं हुआ है, ये हम रिटर्न पे इसकी जब आएंगे तब देखेंगे। सेक्टर वाइज एलोकेशन यहाँ पर भी वही पॉजिटिव चीज दिखती है। केमिकल, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, FMCG और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में इसने एलोकेशन की हुई है। किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में बहुत ज़्यादा एलोकेशन नहीं है, जो मुझे पॉजिटिव चीज़ हमेशा लगती है। और दोस्तों दूसरा, स्मॉल कैप फंड में जब हम पैसा लगाते हैं तो आप देखेंगे बहुत ज़्यादा डिफरेंट सेक्टर हमें मिलते हैं, कंस्ट्रक्शन सेक्टर, इंजीनियरिंग सेक्टर, केमिकल सेक्टर, क्योंकि ऐसे सेक्टर लार्ज कैप कंपनीज में काफ़ी कम में आपको देखने को मिलेंगे और साथ में साथ मिड कैप में भी बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग ऐसे सेक्टर्स में इन्वॉल्व होने का। तो ये चीज़ एक स्मॉल कैप फंड की अच्छी होती है कि बहुत सारे अलग अलग सेक्टर हमारे पोर्टफोलियो में शामिल हो जाते हैं। वहीं दोस्तों अगर हम रिटर्न की यहाँ पर बात करते हैं तो इसने सबसे ज़्यादा पैसा दीपक नाइट्राइट में लगाया हुआ है 4% के आसपास। उसके बाद आप देखेंगे एक अच्छी स्ट्रेटेजी यहाँ पर दिखती है कि किसी एक कंपनी पे ओवर रिलाय होकर नहीं चल रहे हैं। ये 2-2.5% के आसपास बाकी सारी कंपनीज में, अगर हम टॉप 10 में देखते हैं तो भी इनका सिर्फ 2-2.5% के आसपास ही एलोकेशन दिख रहा है। वहीं दोस्तों अगर हम इसकी रिटर्न पे यहाँ पर बात करते हैं तो अगर आपने 10,000 रुपए से यहाँ पर शुरुआत की होती तो आप यहाँ पर देखिए कि हालांकि इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट 17,000 करोड़ का है, लेकिन इसने एक साल में लगभग 100% के आसपास की रिटर्न दी है। अगर आपने एक साल पहले इस फंड में 10,000 रुपए लगाए होते तो वो पैसा इसने आपका 20,000 के आसपास कर दिया है। तो इसलिए दोस्तों मैं हमेशा आपको बोलता हुआ आया हूँ कि सिर्फ किसी भी फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट देखकर आपको उसमें इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि एसेट अंडर मैनेजमेंट एक क्राइटेरिया हो सकता है किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने का, लेकिन उसको आपको ओनली क्राइटेरिया नहीं बनाना है। यहाँ पर आप देखिए बहुत ज़्यादा एसेट अंडर मैनेजमेंट है, उसके बावजूद 100% की रिटर्न इस फंड ने एक साल में जनरेट करके दी है। वहीं दोस्तों अगर आपने 10 साल पहले इस फंड में 10,000 रुपये लगा दिए होते तो वो पैसा इस फंड ने आपका 90,000 के आसपास बना दिया है। लेकिन दोस्तों ये पैसा उन इन्वेस्टर्स को नहीं मिला होगा जो आज से 1-1.5 साल पहले इस फंड से निकल गए होंगे ये सोचकर कि इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट ज़्यादा है। जो कंसिस्टेंटली 10 सालों से जितने भी उतार चढ़ाव इस फंड ने देखे हैं इसके साथ जुड़े रहे, उन्हीं इन्वेस्टर्स को ये फायदा हुआ कि उनको 9 गुना रिटर्न इस फंड ने जनरेट करके दी है। तो आपको लगातार किसी फंड से जुड़े रहना होगा। अगर वो अच्छी रिटर्न्स दे रहा है तो आपको ये चीज़ नहीं देखनी कि उसका एसेट अंडर मैनेजमेंट कितना है, उसकी एक्सपेंस रेशियो कितनी है, ये चीज़ें अवॉइड आप कर सकते हैं। नहीं दोस्तों अगर हम SIP पे यहाँ पर बात करें, 1,000 रुपये पर मंथ से यहाँ पर अगर आपने SIP कराई होती तो 10 सालों में इस फंड ने भी लगभग 4,78,000 आपका वो पैसा बना दिया है। 25-26% की रिटर्न अभी तक जो भी हमने 4 फंड्स देखे हैं इनमें आपको 2 कॉमन चीजें दिखेंगी। ये चारों ही फंड्स वेरी हाई रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो के लिए सूटेबल हैं और इन सभी फंड्स ने 25-26% के आसपास की रिटर्न दी है। अब दोस्तों 5वां फंड जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो थोड़ा हैरान करता है फंड, वो है मिराय
एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड। ये एक लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का फंड है। हालांकि अभी तक जो हमने फंड्स देखे थे वो इंटरनेशनल फंड, टेक्नोलॉजी सेक्टर फंड, स्मॉल कैप फंड्स थे, तो उनका इतनी अच्छे रिटर्न देना बहुत ज्यादा नॉर्मल मुझे लगता है। लेकिन एक ऐसा फंड जो लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का फंड है, अगर वो टॉप 5 फंड्स में आता है तो ये बहुत ही एक्सेप्शनल बात मुझे ऐसे फंड की लगती है। और एसेट अंडर मैनेजमेंट आप यहाँ पर देखेंगे 21,000 के आसपास हो चुका है। और एसेट अंडर मैनेजमेंट इस फंड का इतना ज्यादा हो चुका है क्योंकि एक टाइम पे इतनी डिमांड थी इस फंड की कि इस फंड को अपना पहले लमसम बंद करना पड़ा। और अगर अब हम बात करते हैं तो अब इस फंड में सिर्फ आप 2500 की नई एसआईपी कर सकते हैं। वहीं इसके एक्सपेंस रेशियो भी काफी लिमिटेड है, 0.68% की। वहीं दोस्तों अगर हम इसकी मार्केट कैप एलोकेशन पे बात करें तो सिंस ये एक लार्ज एंड मिड कैप फंड है तो वो चीज आप यहाँ पर देख सकते हैं। मेजरली लार्ज कैप कंपनीज में 59% और मिड कैप कंपनीज में 36% पैसा इसने लगाया हुआ है। सेक्टर एलोकेशन अगर बात करें तो जैसे हमने जनरली देखा है कि जो फंड्स लार्ज कैप कंपनी में ज्यादा पैसा लगाते हैं वो फाइनेंशियल सेक्टर में ज्यादा पैसा लगाना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे जो बैंक्स हैं बड़े बड़े वो लार्ज कैप में हैं। तो यहाँ पर फाइनेंशियल सेक्टर में 29% पैसा है। उसके अलावा हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल और एनर्जी सेक्टर इसके पोर्टफोलियो में यहाँ पर हमें दिख रहा है। और कंपनीज पे अगर बात करते हैं तो काफी अच्छा मिक्सचर आपको मिल जाता है लार्ज एंड मिड कैप में। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, इन्फोसिस, एसबीआई जैसी कंपनीज हैं। उसके अलावा भारतीय एयरटेल, वोल्टास, एम्फेसिस, जेके सीमेंट। तो यहाँ पर एक अच्छा मिक्सचर आपको टॉप 10 में दिख रहा है। आप देखेंगे एसबीआई और भारतीय एयरटेल जैसी वैल्यू ओरिएंटेड कंपनी आपको मिल जाएंगी। उसके अलावा काफी अच्छी ग्रोथ कंपनीज आपको मिल जाएंगी और यहाँ पर मिड कैप कंपनीज भी आपको मिल जाएंगी। तो बहुत अच्छा मिक्सचर ये फंड बनाकर चल रहा है जो अपने पोर्टफोलियो में वैल्यू, ग्रोथ और लार्ज और मिड कैप कंपनीज का। तो शायद इसी वजह से ये लगातार इतनी अच्छी रिटर्न्स जनरेट कर पा रहा है। वहीं अगर दोस्तों हम इसकी रिटर्न्स पे यहाँ पर बात करते हैं तो अगर आपने इस फंड में 10,000 रुपए लगाए होते तो 5 सालों में वो फंड ने आपका पैसा 26,000 रुपए बना दिए, 21% की रिटर्न। लेकिन दोस्तों अगर आपने 10 साल से इसमें 10,000 रुपए वन टाइम लगाकर छोड़ दिए होते तो वो पैसा इस फंड ने आपका 91,000 के आसपास बना दिया है। बहुत अच्छी रिटर्न इस फंड ने आपको जनरेट करके दी है। 25% की रिटर्न इस फंड ने भी आपको जनरेट करके दी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज याद रखनी है कि ये फंड आज से कुछ साल पहले तक एक मिड कैप कैटेगरी का फंड हुआ करता था और अभी पिछले कुछ साल पहले ही ये लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में शिफ्ट हुआ है। तो उसका भी थोड़ा इंपैक्ट इसकी रिटर्न पे यहाँ पर दिख रहा है कि ये हायर साइड पे रिटर्न्स है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी रिटर्न इस फंड ने जनरेट की है। वहीं दोस्तों अगर हम एसआईपी पे बात करें तो अगर आपने 1,000 रुपए पर मंथ से इस फंड में एसआईपी कराई होती तो यहाँ पर भी आप देखेंगे 10 सालों में 25% की रिटर्न इसने आपको जनरेट करके दी है। और अगर आप इन 5 फंड में से मुझसे कोई एक फंड पूछते तो मैं शायद इसी फंड का नाम लेता, क्योंकि ये एक लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का फंड होने के बावजूद आपको 10 सालों में 25% की रिटर्न जनरेट कर पा रहा है। यानी कि कम रिस्क लेकर इतनी ज्यादा रिटर्न ये आपके पोर्टफोलियो को दे पा रहा है। अब आइए दोस्तों मैं क्विकली आपको समराइज कर देता हूं आज की वीडियो। तो दोस्तों ये वो हैं वो 5 फंड जिन्होंने पिछले 10 सालों में सबसे अच्छी रिटर्न दी है। निपन इंडिया स्मॉल कैप फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड, एसबीआई स्मॉल कैप, मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप और मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100। अब यहाँ पर दोस्तों आपको एक चीज देखनी है कि स्मॉल कैप कैटेगरी में इस वक्त अगर हम बात करते हैं तो मुझे लगता है निपन इंडिया स्मॉल कैप और एसबीआई स्मॉल कैप से बेटर फंड्स आज की तारीख में अवेलेबल हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड में इन्वेस्ट करने का कोई अभी ज्यादा स्कोप नहीं रह गया है, क्योंकि लमसम हम इसमें कर नहीं सकते हैं और एसआईपी भी करना है तो सिर्फ 2500 का ही आपके पास मैक्सिमम लिमिट है। तो अब बच जाते हैं ये 2 फंड्स, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड। ये फंड आज भी अपनी कैटेगरी में सबसे अच्छी रिटर्न देने वाला फंड चल रहा है। वहीं मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 फंड दोस्तों मुझे उन इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा लगता है जो इंटरनेशनल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों ये सारे ही फंड्स उन इन्वेस्टर्स के लिए अच्छे हैं जो वेरी हाई रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर हैं। जो इन्वेस्टर्स कम रिस्क लेना चाहते हैं उनके लिए ये फंड सुटेबल नहीं है। तो दोस्तों अगर आपको भी टिकर टेप के थ्रू ऐसे ही वॉच लिस्ट बनाकर एनालिसिस करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टिकर टेप का लिंक दे दिया है। अगर आप नवंबर में साइन इन करते हैं टिकर टेप पे तो आपका जो प्रो वर्जन है वो आपको नवंबर में फ्री मिल जाएगा। मेरी तरफ से दोस्तों आज बस इतना ही। धन्यवाद।